Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि इनका पीरियोडिक ट्रेंड कैसा है, यानी पीरियोडिक टेबल में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या ट्रेंड है, वो कैसे चेंज होते हैं और इसकी वजह क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपना पीरियोडिक टेबल का स्केच, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि टेबल किस तरह से काम करता है। तो ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल का एक स्केच। इस पीरियोडिक टेबल में जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का घटना बढ़ना है वो पहले हम देखते हैं पीरियड्स में। लेकिन इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि आपने ये सोचना है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से काम करता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा दिमाग में कंसेप्ट बिठाना होगा। वो कुछ ऐसे कि आप सोचें कि अगर एक एलिमेंट है और उसके कुछ एटम्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम का जिक्र किया जाए तो सोडियम का एटम दूसरे सोडियम के एटम के साथ किस तरह से जुड़ा है। अगर वो मजबूत जुड़ा है तो समझ लीजिए कि वहां मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। ये तज़किरा सिर्फ एटम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो नेचुरली मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं। तो वहां पर हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स अगर आपस में ताकतवर बॉन्डिंग से जुड़े हैं, जो आमतौर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं, अगर वो स्ट्रॉन्गर होंगी तो यकीनन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। यानी अब तक आपने एक बात सीखी कि अगर एटम्स के दरमियान कोई बॉन्डिंग्स ताकतवर हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ताकतवर होंगे, और अगर कमज़ोर हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। इसी तरह से अगर कुछ स्पीशीज मॉलिक्यूलर हैं तो वहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ होगी वो जितनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो हम अपने पीरियोडिक टेबल में छोटे से एरो ड्रॉ करते हैं। अगर आपको ये एरो समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको ट्रेंड आ गया। तो बात है पहले पीरियड्स की। आपने एक बात सोच लेनी है, आपने कुछ ऐसा एरो अपने दिमाग में बिठाना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा एरो है, मतलब ये एरो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। अगर मैं यहां लिख दूं लेफ्ट तो यहां लिखेंगे राइट, यानी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है, स्पेशली ये दोनों एक तरह ही काम करते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ ऐसा है कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए पीरियड में पहले ये बढ़ते हैं और फिर उसके बाद घट जाते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पर रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, ग्रुप A4। ग्रुप A4 असल में कार्बन का ग्रुप है। यानी अगर आप यहां पर चलते हैं और पीरियड में देखते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, ये आपके पास बिल तरतीब ग्रुप A1 या 1A, 2A, 3A और 4A है। मैं जरा इसको अलग करके दिखा रहा हूं। बोरोन कार्बन के आगे चलते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन शामिल है। अब जरा हम थोड़ी बात फिर लेकर आते हैं समझने के लिए। हम मान लेते हैं कि जो लिथियम है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, बेरिलियम का इससे ज्यादा है और बोरोन का उससे ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा से ज्यादा है एक पीरियड के अंदर, या ग्रुप 4 के एलिमेंट्स का। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कम होता जाता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात देखने को आई, क्या कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल टिल ग्रुप A4 एंड देन इट डिक्रीजेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपने इसके लिए अपने जहन में एक और कंसेप्ट लेकर आना है। वो कंसेप्ट है वैलेंसी का। ये मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हुए वहां पर बयान किया था। अगर आपको चाहिए वो लेक्चर तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर देख सकते हैं, या आपको वो आई बटन में मिल जाएगा। एनी हाउ, यहां पर जितना जरूरी है वो तज़किरा जरूर करेंगे। तो इसके अंदर आपने ये सोचना है कि वैलेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात वहां बताई गई थी कि जो
ग्रुप नंबर होता है वो एक्चुअली वैलेंसी को भी शो करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, और बेरिलियम की कितनी होगी 2, और बोरोन की कितनी होगी 3, कार्बन की 4। फिलहाल हमने यहां तक बात की। मैं वैलेंसी को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो वैलेंस शेल में मौजूद हैं, या किसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है वो, यानी जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं वो भी, जैसे मिसाल के तौर पर लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप ये कहेंगे इसकी वैलेंसी 1 है। बेरिलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2, इस तरह 3, और इसी तरीके से 4। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होनी चाहिए क्योंकि उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप यहां पर कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच लें, वो ये है कि वैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद चाहिए, या नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो इसकी वैलेंसी यहां पर आप थोड़ी 3 तस्वर करेंगे, यानी 3। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं वो 2 हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, और इस तरह फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, जबकि 0 ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 है और वो आपस में बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखते हैं, और इसकी वजह से हम उनके लिए फिलहाल यहाँ पर नहीं इतना पढ़ रहे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर हम वैलेंसीज को देखें तो जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 वैलेंसीज बढ़ रही हैं वैसे वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। वैलेंसी असल में किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तात है, या आप बोल सकते हैं बॉन्ड होने की सलाहियत है। तो देखें, अगर लिथियम के साथ एक मेटालिक बॉन्ड बनाएगा तो वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होगा, या उसकी वैलेंसी 1 होगी। तो बात यहां पर वैलेंसी बढ़ गई। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए से बॉन्डेड होगा, 2 बॉन्ड तो ताकतवर बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो और ताकतवर, और कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ ही बनके वो 4 वैलेंसीज शेयर करता है, यानी ज्यादा मजबूती। तो जितने एटम दूसरे एटम के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े होंगे उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी या हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जितनी हीट ज्यादा देनी पड़ेगी उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो पॉइंट्स में आएगा या मिकदार में आएगा वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये थी बड़ी आसान सी बात। एज द वैलेंसी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का जिक्र करते हैं। वैसे यहां पर आप वैलेंसी के जरिए से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी मजीद यहां पर इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। वो कुछ इस तरह से है कि देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन या कार्बन तक इवन के क्या है, ये आपके पास कुछ नए किस्म के एटम्स हैं। जैसे लिथियम बेरिलियम के साथ, बोरोन और कार्बन के साथ जुड़ सकता है। लेकिन अगर आपको पता है या आप गौर कर चुके हैं कि जब नाइट्रोजन आप लिखते हो कभी भी तो लिखना पड़ता है N2, ऑक्सीजन लिखना पड़ता है O2, फ्लोरीन लिखना पड़ता है F2, जबकि यहां पर आपको Li2, Be2, B2 या C2 लिखना नहीं पड़ता। मतलब ये अपने एटम्स की हालत में एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या है, N2, O2, F2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। यानी यहां पर जो मामला है वो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से जुड़ना है। जैसे एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है तो सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक तो छोटे एटम्स पर मुश्तमिल है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो ये बॉन्ड बनाते हैं वो कोवलेंट होता है। जबकि यहां पर आपको शुरू में जो बॉन्ड मिलेगा वो आयनिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि आयनिक बॉन्ड ताकतवर बॉन्ड है, और जैसे आयनिक बॉन्ड ज्यादा तादाद में बढ़ते हैं या लैटिसेस मजबूत होती हैं,
या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म जिनमें छोटे मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होती हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात फिर और ऐड कर देता हूँ कि छोटे मॉलिक्यूल्स लेस पोलराइजेबल होते हैं, इसी वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। लो भाई, ये मामला तो क्लियर हो गया। क्या मामला क्लियर हो गया? पीरियड के अंदर क्या था? पीरियड में हमने देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड देन डिक्रीजेस। इसकी रीजंस मैंने आपको बता दी हैं। उनमें आप जिक्र कर सकते हैं वैलेंसीज का, उसमें आप जिक्र कर सकते हैं आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स का, जिक्र कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड ज्यादा ताकतवर होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स वीक होते हैं, यानी बॉन्डिंग के एतबार से, और उनके दरमियान चूंकि बॉन्ड वीक है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। अब आते हैं अपने ग्रुप में कि ग्रुप में क्या होगा टॉप टू बॉटम। तो यहां भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। वो कैसे? ये देखें, आपने यहां पर कुछ ऐसे याद करना है। ये है जी टॉप टू बॉटम, लेकिन इसमें आपका जिक्र जो करना है वो उन कंपाउंड्स का करना है जो आयनिक है, यानी वही ग्रुप A1, A2 और A3। इसी तरीके से मजीद आगे चलते हैं और आखिर में जैसे कि ग्रुप A7 का जिक्र आएगा, वहां पर ये आपको उलट याद कर लेना चाहिए। अब आप देखा कि यहां मैंने टॉप टू बॉटम लिखा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, जबकि यहां पर मैंने टॉप टू बॉटम लिखा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यानी टॉप टू बॉटम दो ट्रेंड देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी जो वजूहात हैं अगर वो आप जान लें तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये तो बड़ा आसान था। अब आप ये देखें वो क्या बातें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास यहां पर लिथियम है और इधर भी लिथियम है, यानी लिथियम से चलते हैं तो सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जा रहा है। अब एटॉमिक साइज हम बढ़ाकर देखते हैं। यहां हमने बढ़ा दिया और यहां पर और भी बढ़ा कर दिया। अब आपने एक बात गौर से देखनी है, वो ये कि यहां हमारे पास न्यूक्लियस है, यानी इधर और इधर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियाई यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। हो ये रहा है कि चूंकि ये एटम्स मेटल्स के हैं तो यह मेटालिक बॉन्ड होगा। अब मेटालिक बॉन्ड का छोटा सा कंसेप्ट मैं देता जाता हूँ आपको। जो इलेक्ट्रॉन एक एटम के हैं वो दूसरा न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो करीब हैं ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन जब आप आगे चलते हैं और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा? अब इतनी आसान सी बात आपको खुद समझ में आएगी कि चूंकि अब के बार इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए हैं, यानी इस न्यूक्लियस के लिए ये इलेक्ट्रॉन दूर होगा, जैसे कि यहाँ पर करीब था और यहाँ पर और भी दूर होगा। तो जितने जितने न्यूक्लियस ज़्यादा दूर होते जाएंगे, यानी एटम्स के साइज बड़े होते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है नियर बाय न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सिर्फ एक एटम का नहीं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करते हैं मेटालिक बॉन्ड में, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आई, वो क्या? जैसे जैसे एटम बढ़ा तो जा रहा है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कमज़ोर होती जा रही है टॉप टू बॉटम। तो जाहिर सी बात है एटम लेस टाइटली अटैच्ड होंगे। अगर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल यहाँ पर और वजाहत के साथ दे दूँ तो वो इतनी सी है कि आपने बॉन्ड लेंथ देखनी है। ये 2 एटम करीब हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, ये एटम में बॉन्ड लेंथ बड़ी है और इन एटम्स में बॉन्ड लेंथ और बड़ी है। बिगर द बॉन्ड लेंथ, या बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, उतने ही एटम्स दूर होंगे और अट्रैक्शन उतने ही कमज़ोर, या बॉन्ड उतना ही कमज़ोर होगा। तो आपने ये सीखा कि टॉप टू बॉटम चलते हुए मेटल्स वाले मामले में कुछ ऐसा होता है कि बॉन्डिंग कमज़ोर होती चली जाती है, और इस तरीके से उन एटम्स को या उन एलिमेंट्स को जिसके वो एटम्स हैं पिघलाना या बॉयल करना आसान हो जाता है, और कम हरारत पर ही एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये था एक सिंपल सा कंसेप्ट कि किस तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर
इंक्रीज क्यों हो गया? तो मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन असल में कैसे रहता है, यानी इस तरीके से, ये आपके पास एक नाइट्रोजन और ये दूसरा, यानी मिलकर रहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जरा इसको बड़ा कर दूं दिखाने की खातिर, ये आपके पास बन गया एक मॉलिक्यूल, यानी नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, थोड़ा बड़ा कर लिया। इस तरह नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल भी यहां पर लेकर आते हैं। तो मॉलिक्यूल असल में एटम्स रखते हैं, और ये मॉलिक्यूल में एक और ख़ास बात होती है, वो ये, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। नीचे वाले मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन वगैरह, हम फिलहाल आयोडीन तक बात कर लेते हैं, ये राइट लिखा था। अब देखें, टॉप टू बॉटम चलते हुए होता ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन का एक एटम बड़ा है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है। तो आयोडीन का एटम आयोडीन के एटम के साथ मिलकर जो एक मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, इस मॉलिक्यूल के साथ यानी आयोडीन I2 मॉलिक्यूल के साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो भी इसी तरह से बड़ा ही होगा। अब होता क्या है, मॉलिक्यूल के मामले में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जन्म लेती है। वो कुछ इस तरह से कि there are two poles in a molecule. For example, it is a positive pole and it's a negative. In the same way, the second molecule also has a positive and negative pole. The negative pole of one molecule will attract the positive pole of the second molecule, and in this way, a intermolecular force is formed. And this intermolecular force is stronger as compared to the molecules of the fluorine. Means smaller molecule के लिए बात थोड़ी सी जरा समझ नहीं आ रही, इसको हम सही कर लेते हैं। देखें, अब यही मॉलिक्यूल मैं फ्लोरीन के लिए बनाता हूं। देखें, ऊपर चलते हैं वापस तो एटम छोटे होते जाते हैं, एटम छोटे हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल छोटे हो जाते हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक छोटा मॉलिक्यूल है। छोटे मॉलिक्यूल की जो पोलराइजेबिलिटी है, यानी फैलने की, उसके अंदर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्स होने की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी होती है, जबकि बड़े मॉलिक्यूल के अंदर जाहिर सी बात ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा शेल्स हैं, एटम्स बड़े हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि जब आप यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, यानी पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल एज वेल एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, यानी क्या मतलब है, पॉजिटिव पॉजिटिव करीब है तो रिपल्शन ज़्यादा है, नेगेटिव नेगेटिव करीब है एज कंपेयर टू दिस, वो रिपल्शन ज़्यादा है। मतलब ये नहीं कह रहे कि अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऊपर भी है, ऊपर भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, नीचे भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मुकाबला इन दोनों में चल रहा है। स्मॉलर एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल लेस पोलराइजेबल है, बड़े एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल मोर पोलराइज है। It means that there is a large distance between the positive and negative, and the repulsive forces are less impactful as compared to the fluorine molecule. And in this way, if repulsive forces are there and little bit impactful, then bonding is weaker. If the bond is weak in fluorine molecule, then the melting and boiling point is also low, and in the iodine or the lower members of this family shows gradual increase in melting and boiling point. It means that melting and boiling point increases down the group when we deal with the intermolecular forces as in the right side of the periodic table. यही वजह है कि right side पर आपको जो ट्रेंड है melting boiling point का वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, metallic forces हैं वहां पर टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गिरता हुआ नजर आएगा, और जो दरमियान का हिस्सा है वो भी इन दोनों के दरमियान ही चलता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर वैसा ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा कि लेफ्ट राइट सिंगल इंक्रीज, नहीं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द ट्रेंड इज लाइक दिस, top to bottom decreases, and in the right side of the periodic table it increases from top to bottom. Reasons मैंने आपको दे दी हैं कि वहां पर molecules हैं और intermolecular forces को आपने देखते हुए ये ट्रेंड फोकस करना है, और यहां पर आपने interatomic forces या metallic forces को देखते हुए ट्रेंड फोकस करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।